राहुल अपने दोस्तों से बार बार कह रहा था कि सच में यार, सच में मैं मुझे मुझे वो मार डालेंगे। लेकिन उसकी बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। वो बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे थे, और जिस तरीके का उसका जोली नेचर था वो समझ रहे थे कि शायद वो मजाक ही कर रहा है और मजाक का जवाब मजाक ही होना चाहिए। लेकिन राहुल की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उसके चेहरे से साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि वो बहुत बड़ी स्ट्रेस में है, बहुत बड़ी दुविधा में है। उसका दोस्त जिगरी जार आयुष इस बात को समझता है, लेकिन वो करता है अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती। क्या थी उसकी वो सबसे बड़ी गलती? क्या नजर आता था राहुल को? क्या इन सब दोस्तों ने कुछ ऐसा किया था कि जिसका खामियाजा खास तौर पर राहुल को भुगतना पड़ा? आज के किस्से में जानते हैं कि कौन सा कॉलेज है वो भोपाल का, द हॉन्टेड कॉलेज। सो इससे पहले आज का किस्सा शुरू करें, गुजारिश है आपसे कि नए हैं चैनल पर तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए। और लाइक की संख्या बड़ी कम हो गई है यार, ठीक है, थोड़ा सा उथल पथल रही पीछे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप लाइक ना करें। तो जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं भाई, आपसे मेरी शिकायत है, जल्दी से लाइक करना शुरू कर दीजिए और दबा के लाइक कीजिए। बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं। और शुरू करते हैं आज का किस्सा। सो दोस्त, आमतौर पर जब दोस्त मिल जाते हैं तो खुराफात करते हैं। ऐसा ही किस्सा राहुल, आयुष, विपिन और आशुतोष, ये चार दोस्त, चारों ने तकरीबन शुरू से ही फ्रॉम नर्सरी वो जिगरी दोस्त, और मैट्रिक भी साथ में की, फिर +2 भी साथ में की, अब वो कॉलेज फर्स्ट ईयर में भी साथ में उन्होंने एडमिशन ली भोपाल के कॉलेज में। लेकिन इस कॉलेज की एक खास बात थी पढ़ाई के अलावा। कहा क्या जाता है कि बेसिकली ये कॉलेज एक महल को रिप्लेस करके बना था, यानी कि महल की इमारत अभी भी है। जब राजा रजवाड़े थे तो तब उनका महल था, और अब आज वो उस बिल्डिंग में जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, और एक फ्लोर पे पहले क्लासेस लगा करती थी, लेकिन अब फ्लोर बंद हो चुका था। कहते हैं वहाँ पर कोई हादसा हुआ था जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब दिन के समय में तो वो कॉलेज बिल्कुल ठीक था, लेकिन कहते हैं कि रात के समय में उस बिल्डिंग, खास तौर पे उस बिल्डिंग के, वैसे तो कॉलेज बहुत बड़ा था, जो कॉलेज के बाकी ब्लॉक्स थे वहाँ पर तो सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, लेकिन खास तौर के उस बिल्डिंग के आसपास कोई भी सिक्योरिटी गार्ड रात को भटकता नहीं था। ये कारण था, कहा जाता है कि वो कॉलेज हॉन्टेड है, वो बिल्डिंग हॉन्टेड है, खास तौर पर वो महल की बिल्डिंग हॉन्टेड है। क्योंकि जब बगावतें हुई अंग्रेज़ों के खिलाफ या फिर कुछ भी हुई, तो कहा जाता है कि इसी बिल्डिंग के अंदर लोगों को तड़फा तड़फा कर मारा भी गया था, कुछ को फांसी तक भी दी गई थी। तो इसी कारण से कहा जाता है कि उनकी आत्माएं भी भटकती हैं, लेकिन कुछ और आत्माएं भी थी जिनका अपमान करना भारी पड़ने वाला था। किसको? आगे जानते हैं। अब ना ये कॉलेज में सारे होनहार थे स्टूडेंट पढ़ने वाले, और किसी तरीके की धंधाने की भी कमी नहीं थी, संपन्न थे। और ये कॉलेज था, यहाँ पर कोई रैगिंग वगैरह का सिस्टम ऐसा नहीं था। और बहुत जल्दी इनके जो अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट थे, सीनियर थे, उनके साथ इनकी बनने लग पड़ी। धीरे धीरे इनको ये भी मालूम पड़ने लगा कि जो ये पैलेस है, यानी कि मेन भवन है, वहाँ पर इसको हॉन्टेड कहा जाता है। और जो इनके सीनियर्स है वो किस्से सुनाते रहते थे कि भाई ये हॉन्टेड है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो इनके एक बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ से एक कपल, यानी कि लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने कूद कर जान दे दी थी। और उसके बाद से तो रात को जो सिक्योरिटी गार्ड है बिल्कुल नहीं घूमते। कहते हैं कि रात को यहाँ पर चीखने की आवाज़ें आती हैं। अब ये जब सुनते हैं इनको थोड़ा सा अटपटा भी लगता है, खासतौर पर राहुल को तो ये बात सारी मजाक लगती है। अब समय बीतता जा रहा था और समय सर्दियों का आ चुका था, और कुछ चपलिश चलती रहती थी इनके और सीनियर में कि वो कहते थे कि ये इनमें से, खास तौर पर राहुल मानता नहीं था, बाकी थोड़े बहुत मानते थे, लेकिन वो इतना गौर करते नहीं थे। अब क्या होता है कि एक दिन ना बातों बातों में बहस हो जाती है, और ये राहुल कहता है यार ऐसी बात है ना, तुम सारे के सारे फट्टू हो। अपनी सीनियर्स को कहता है हम जूनियर हैं, हम तुम्हें जाके बताएंगे उस पैलेस में रात को 10 बजे के बाद। अब ये कहते हैं कि ठीक है, डन रहा। तो इनके दोस्त पूछते हैं कि हम का मतलब क्या हुआ राहुल? तो कहता है यार भाई तुम मेरे साथ हो गए, किससे पूछ कर भाई, हमने कब कहा कि हम तेरे साथ जाएंगे? अरे भाई तुम मौके पर आकर यारी छोड़ दोगे? अरे भाई यारी छोड़ने की बात नहीं है, अगर सच में हॉन्टेड हुआ तो कोई हमारे पीछे लग गया तो क्या करेंगे? अब राहुल ये सुनकर ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है। कहता है यार मुझे तो लगता था कि हमारे सीनियर ही फट्टू है, तुम भी निकले।
अब ये सुनकर इनका खून थोड़ा सा उबल जाता है और कहता है कि भाई ऐसी बात नहीं है, पर रात को यहाँ पर आएंगे कैसे, अंदर कौन आने देगा हमें। तो उसका भी समाधान निकल गया। तकरीबन एक हफ्ते बाद इनका फेस्टिवल था, यूथ फेस्टिवल था, जो रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक चलना था, और वो दूसरी बिल्डिंग की तरफ था, ग्राउंड की तरफ था, और कॉलेज और ग्राउंड और उसमें काफ़ी डिफरेंस था, बिल्डिंग में थोड़ी साइड पर थी, तो वहाँ पर तो कोई आने नहीं वाला था। तो ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम अपना मोबाइल साथ में पकड़ेंगे और वीडियो बनाएंगे और अगले दिन तुम्हें दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि देखो ये कुछ है ही नहीं, तुमने तो सब कुछ वैसे ही कहा था। लेकिन एक सीनियर कहता है कि अगर सच में कुछ हुआ तो तब की तब देखेंगे। अब फेस्टिवल शुरू हो जाता है और तकरीबन 10 बजे के आसपास ये फेस्टिवल से खिसक जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि इस समय उस बिल्डिंग की तरफ कोई नहीं जाएगा, सब डरते थे। ये जाते जा रहे थे, सर्दी बढ़ती जा रही थी और घना कोहरा भी था। उस रात के समय में बड़ी मुश्किल से वो बिल्डिंग नजर आ रही थी, मुश्किल से एक दो लाइट्स उसके आसपास जल रही थी। माहौल ऐसा था कि अगर बिल्डिंग सच में हॉन्टेड ना भी हो तब भी हॉन्टेड लगने वाली थी, इसलिए लग रही थी कह सकते हैं, और इसलिए खास तौर पर ये 3 जाने तो डर ही रहे थे। लेकिन राहुल तो अपनी अलग सी धुन में था। अब वो बढ़ना शुरू करते हैं स्टेयर्स की तरफ। हालांकि कभी भी उस बिल्डिंग का तरफ इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो स्टेयर्स का दरवाज़ा उनको पता था कि बिना ताले के है, और ये पता था कि भाई हम रात को छत पे चढ़ेंगे और वहाँ पर हम वीडियो बनानी शुरू करेंगे कि यहाँ से कह रहे थे ना कूद के मरे, देखो कोई नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या होता है कि ये दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन इनकी सारी एक्साइटमेंट, खास तौर पर राहुल की एक्साइटमेंट ख़त्म तब हो जाती है जब देखते हैं कि दरवाज़ा खुलते ही 3-4 स्टेयर्स ऊपर चल के एक जंगला लगा हुआ है और ताला जड़ा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि नो एंट्री। अब ये थोड़ा सा मायूस हो जाता है राहुल की, अरे भाई ये पता ही नहीं था, अब हम कैसे जाएंगे ऊपर, वो ऊपर से अलग से मजाक बनाएंगे। ऐसा करते हैं कि हम नीचे से ना वीडियो बनाते हैं जहाँ से वो कह रहे थे कि गिर के मरे थे, फिर हम उनको बताएंगे कि देखो भाई यहाँ से तो ताला लगा, तो इन्होंने वीडियो वगैरह बनाई और उस तरफ चल जाते हैं। अब ना ये वीडियो नॉर्मल बनाते हैं, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब राहुल थोड़ा सा बदतमीजी के मूड में आ चुका था। वो थोड़ा सा टीज करना शुरू कर देता है, अरे भाई कहाँ हो आशिक, कहाँ हो लैला मजनू, अरे सुना है तुम यहाँ पर गिर के मरे थे, अरे अगर हो तो मुझे बताओ ना, हम तुम्हारी कोई मदद कर पाते, अरे कोई भूख प्यास लगी है या प्रिवेसी चाहिए, अगर प्रिवेसी चाहिए तो हमें बताओ, हम चले जाते हैं। अब ना राहुल मजाक बनाया जा रहा था और ये इसके दोस्त इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, अरे नहीं नहीं रहने दे यार, ऐसा मत कर ऐसा मत कर। लेकिन राहुल कहाँ रुकने लगा था। समय के साथ उसकी बदतमीजी बढ़ती जा रही थी और ये इनके दोस्तों को खास तौर पर अच्छा नहीं लग रहा था, और अच्छा नहीं लग रहा था कुछ और लोगों को भी। अब जैसे तैसे करके राहुल को कहते हैं भाई हमने वीडियो बना ली, वहाँ पर जा नहीं सकते, चल चले। ये ज़बरदस्ती राहुल को करते हैं आगे, और अभी कुछ चंद कदम ही आगे चले होंगे, इनको ऐसा महसूस होता है कि कुछ नीचे गिरा है। ठक ठक 2 आवाज़ें आती हैं। जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं, जो खिड़कियां थीं वो बंद थी जब इन्होंने शूट किया था, लेकिन जब इन्होंने दोबारा ऊपर देखा वो खिड़कियां खुली हुई थी और नीचे फर्श बिल्कुल साफ था जब इन्होंने पहले शूट किया था। लेकिन अब वहां पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। अब इन चारों में से जो सबसे ज्यादा डर को महसूस कर रहा था वो था राहुल, क्योंकि उसी ने तो बदतमीजी से इनको बुलाया था। ये चारों जाने भागते हैं। तकरीबन जब ग्राउंड में पहुंचने वाले थे तब तक ऑलमोस्ट फंक्शन खत्म हो चुका था, और वहां पर पहुंचकर राहुल ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है, अरे हमारा काम तो हो गया, अरे वो क्या था, अरे भाई वहम होगा। बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ सच था, लेकिन कहते छोड़ो कुछ नहीं था। तब तक इनके जो सीनियर थे वो इनकी तरफ आ रहे होते हैं और अबे बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहना है, हम इनको वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे कि देख हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। इनका दोस्त कहता है सुतोष, अरे भाई महसूस हुआ तो था, अरे चुप रह तू यार, कुछ नहीं हुआ मैं। अब इनके जो सीनियर्स आते हैं वो कहते हैं हाँ हो गया काम। राहुल उनको वीडियो दिखाता है कि देख भाई वो जंगला लगा था, हमें पता नहीं था, दरवाज़ा बंद था, फिर हमने नीचे आए वीडियो बनाई, कुछ नहीं था। अब सीनियर भी सोचते हैं कि भाई ये तो वीडियो प्रमाण है इस चीज़ का कि ये वहाँ तक तो पहुँचे हैं। तो कहते हैं ठीक है भाई, लेकिन हमने जो सुना है वो तो सच्ची है। हाँ एक छोटी सी बात मैं
कहना भूल गया, जब वो ठक ठक की आवाज़ आई थी ना, साथ में चीखों की आवाज़ भी आई थी, जिससे ज़्यादा ही राहुल डरा था। अब ये अपने घर चले जाते हैं, 1-2 दिन तो ठीक रहते हैं, लेकिन रात के तकरीबन कुछ 2 बजे के आसपास राहुल का फ़ोन जाता है आयुष को, बड़ी डरी हुई आवाज़ में। कहता है, भाई भाई मुझे वो सेम वही चीखने की आवाज़ आई, पहले मैं सो रहा था और मेरी खिड़की के पास बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चीज़ें गिरी हैं ऊपर से छत से। मैंने खिड़की खोलकर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। अब पहले तो बात मजाक लगती है आयुष को, वो कहता भाई रात के 2 बजे का समय है, मूड खराब मत कर, डरा मत, तेरी डराने की आदत है, ऐसा कुछ नहीं। कहता मैं सच में कह रहा हूँ भाई, मैं तुझे रात को 2 बजे क्यों फ़ोन करता, मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बोलता, लेकिन अगर उनको बोला तो फिर बताना पड़ेगा कि क्या कांड हुआ था। प्लीज़ यार, मैं सुबह 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 मिलते हैं। अब सुबह जब अपने दोस्तों से बात की तो दोस्त शायद डरे तो थे, लेकिन वो अब इनका मजाक उड़ाने लगे, फिरकी लेने लगे। अरे भाई ठीक है, तब तो तू डर नहीं रहा था, अब क्या हो गया, अब तो तू डर गया, क्या हो गया बता, पहले तो कह रहा था मैं डरता नहीं हूँ, अब क्या हो गया। तो कहता रहा कि नहीं भाई मजाक नहीं है, सच्चा सच्चा। लेकिन आयुष हल्का हल्का उस पर ट्रस्ट कर रहा था, बाकी कोई भी उस पर ट्रस्ट कर नहीं रहा था उसके नेचर की वजह से। अब धीरे धीरे ये सिलसिला लगातार होने लग पड़ा। आए दिन आयुष को ही फ़ोन जाता राहुल का, और इन्होंने बाकी दोस्तों से इसके बारे में बात करना भी बंद कर दी, क्योंकि इनको लगता था कि वो इनकी बात को मजाक में ले रहे हैं। अब राहुल कहता रहा कि भाई मतलब मैं अब क्या कर सकता हूँ इसमें, हम जो आयुष कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, घर वालों को बता दें, वो कहता है नहीं बहुत पिटाई होगी। खैर अब फिर राहुल कहता है कि भाई एक काम कर, मेरे मम्मी पापा ना परसों जा रहे हैं किसी काम से बाहर, तो अब अकेला तो मैं नहीं रह पाऊंगा, तू आ जा मेरे घर। कहता भाई मैं नहीं आता, डर लग रहा है। कहता प्लीज़ यार, अपने दोस्त के लिए ऐसा नहीं करेगा। 3-4 बार कहने के बाद वो मान जाता है कि ठीक है। अब इनके फैमिली रिलेशंस भी थे, जैसा मैंने कहा कि नर्सरी से एक साथ ही पढ़ रहे हैं, तो इनके पेरेंट्स कर देते हैं फ़ोन, और फ़ोन करने के बाद हो जाता है कि ठीक है जी आयुष आ जाएगा। तकरीबन रात को 6 बजे के आसपास शाम को आयुष आ जाता है, और ये थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, और रात के सोने का समय हो जाता है। रात को आयुष और राहुल सो रहे थे, आयुष की एकदम से जाग खुलती है। वो बेड के दूसरे हिस्से में देखता है कि आयुष राहुल तो वहाँ पर है ही नहीं। अब वो इधर उधर नज़र घुमाता है तो देखता है कि वो स्टडी चेयर पर बैठा हुआ था, और सर ऐसे टेढ़ा करके बड़े अजीब से तरीके से देख रहा था आयुष को। और उसके बाद जब वो बोलता है तो एकदम से आयुष के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ऐसे सर टेढ़ा करके किसी लड़की की आवाज में हंसता हुआ बोलता है, तू भी वहां पे था ना, तू भी मरेगा साथ में। अब बस ये सुनने की देर थी, राहुल उठता है अपनी कुर्सी से, और अब किसी आदमी या किसी लड़के की आवाज भी आने लग पड़ती है कि तूने क्यों नहीं रोका इसको बदतमीजी करने से। बस ये सुनने की देर थी। आयुष सरपट भागता है, अपना फोन पकड़ लेता है, सरपट भागता है कमरे से बाहर, जल्दी से घर के बाहर निकलता है। फर्स्ट फ्लोर पर इनका कमरा था। अब जब कुछ आगे तक भागता है रात के समय में, बिल्कुल सुनसान सड़क, और जब पीछे घूम के देखता है तो वो देखता है कि वैसे ही राहुल अपनी गर्दन टेढ़ी करके खिड़की के बाहर मुंह करके देख रहा है, उसको मुस्कुरा रहा है, और उसकी आंखें चमक रही हैं, जो किसी भी इंसान की आंखें चमकना पॉसिबल हो ही नहीं सकती। अब वो जल्दी से और भागता है ताकि वो ओझल हो जाए उसकी नज़रों से, और फ़ोन करता है पहले अपने दोस्तों को कि भाई जो कुछ है सच में है, मेरे साथ भी ऐसा ऐसा वो हो रहा है और तुम जल्दी से आ जाओ। और इन द मीन टाइम फ़ोन कर देता है राहुल के पेरेंट्स को भी बहुत बड़ी समस्या होगी। अब उसके पेरेंट्स जो थे वो दूसरी शहर में गए थे, तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था। सुनते ही वो दौड़े हुए, यानी कि बाय कार तकरीबन कुछ पौने घंटे में पहुंच जाते हैं, और तब तक दोनों दोस्त भी आ चुके थे, विपिन और आशुतोष। और उसके बाद घर के अंदर जाया जाता है। अब जब कमरे की हालत देखते हैं तो सब सन के सन रह जाते हैं। बिस्तर जो है वो बिल्कुल उधड़ा हुआ था, जैसे किसी जानवर ने नाखून मार मार कर रुई निकाली है गद्दे से। और दीवारें जैसे दीवारों को किसी जानवर ने खरोंचा हुआ है, और राहुल बेसुध फर्श पर पड़ा हुआ, उसकी जो उंगलियां उनसे खून बह जा रहा है, नाखून बिल्कुल गायब हो चुके थे।
पहले तो लग रहा था कि शायद वो मर चुका है, लेकिन जैसे ही उसको भागते उसके पेरेंट्स पकड़ने जाते हैं उसका शरीर तप रहा था। आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। गनीमत थी कि राहुल की जान बच गई, लेकिन जब राहुल उठता है तो बहुत डरा हुआ था। वो कहता था वो लड़का लड़की मुझे मार देंगे। कौन से लड़का लड़की, पेरेंट्स पूछते हैं। फिर अब सारी बात बतानी पड़ती है। जो आयुष है वो सारी बात बताता है कि ऐसा ऐसा सारा सिलसिला हुआ था और राहुल ने कुछ बदतमीजी की थी, उसके बाद से ये सब कुछ हो रहा था। वो डरते हुए आपसे बात नहीं कर रहा था, हम भी डर रहे थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये सिलसिला यहाँ तक चला जाएगा। अब जब ये बात सुनते हैं गुस्सा तो उनको बहुत आता है, लेकिन अभी जो बेटे की हालत थी उसके बाद ये कम से कम अपने बच्चे पर तो गुस्सा नहीं कर सकते थे, दूसरे बच्चों पर क्या ही वो चिल्लाते। खैर इनके पेरेंट्स को भी बात सबको बता दी जाती है। ये अपने हिसाब से गुस्सा होते हैं और उसके बाद फिर किसी अच्छे से तांत्रिक को दिखाया जाता है और फिर वो बताते हैं कि इस पर 2 आत्माओं का साया है और वो इनकी जान लेंगी, क्योंकि इनका मजाक बनाया था इसने। फिर उपाय वगैरह बताए जाते हैं कि एक तो भाई सबसे पहले वहाँ पर उसी जगह पे जाकर माफ़ी मांगे। ये चारों दोस्त जाते हैं, ये माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद फिर जो राहुल है उसको और भी कई चीज़ें उपाय बताए जाते हैं। कुछ धागा 40 दिन बांधना है, ये काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये करना है, कोई नॉन वेज वगैरह नहीं खाना, अगर कोई ड्रिंक वगैरह इनकेस करता है, बच्चे आजकल करने लग पड़े हैं, तो वो भी नहीं करनी। तो उसका पालन करता है 40 दिन। वो उसके जो पेरेंट्स हैं इसके साथ ही सोते रहे, हालांकि बीच बीच में परेशानी आती रही, लेकिन 40 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब तकरीबन वहाँ पर 2 साल उसके बाद पड़ा राहुल, लेकिन कभी भी उस बिल्डिंग की तरफ उसने मुँह नहीं किया। दिन के समय में भी बहुत ज़रूरी हो तो अपने दोस्तों के साथ ही जाता था, और ख़ासतौर बिल्डिंग के उस हिस्से में जहाँ पर कहा जाता है कि मौत हुई थी लड़के लड़की की। शायद वो सच था। उम्मीद है आज का किस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। और इससे पहले हम अगले किस्से की ओर बढ़ें तो मेंबरशिप का नया वीडियो अपलोड हो चुका है, दिल्ली का सबसे हॉन्टेड पार्क। यकीन कीजिए सुनने से वास्ता रखता है ये किस्सा। एक ऐसा पार्क जहाँ पर टहलते हैं मुर्दे प्रेत। सिर्फ शायद विशाल ही उनको देख पाता था, इसी वजह से तो सबसे ज़्यादा प्रभावित था वो। लेकिन आखिर सच्चाई क्या थी इस पार्क की, और क्या सच में मुर्दे घूमते थे वहाँ पर? कारण पता लगेगा आपको किस्से में। तो जो आपको ये थंबनेल दिखाई दे रहा है ये है दिल्ली का सबसे हॉन्टेड पार्क, और मेंबरशिप ओनली वीडियो है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको सुनने को मिलेगी ना सिर्फ ये नया किस्सा, बल्कि और भी 15-16 जो पहले किस्से अपडेट हुए हैं, अपलोड हुए हुए हैं। और कोशिश होगी कि और नए किस्सों को लेकर आया जाए एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए। और ये आपकी छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे चैनल के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट वगैरह के लिए, जो मैं जितना अपग्रेड कर पाऊँ। तो दबा के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को फाइनेंशियली भी। अदरवाइज जो किस्से चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, कोई भी किसी भी तरीके का कुछ समस्या नहीं आएगी, एज इट इज़ चलते रहेंगे। और आप अपना सपोर्ट देते रहिए। अब जो दूसरा किस्सा है वो भी किस्सा है एक जेलसी का किस्सा, और तैश में आकर कभी भी कुछ फैसले नहीं ले लेने चाहिए, नहीं तो फिर प्रेत मगर लग जाते हैं। ऐसा क्या हुआ? किस्सा है 2 भाइयों का, राघव और माधव। राघव माधव का बड़ा भाई, गांव में पले बड़े। राघव तकरीबन अपने भाई से 12 वर्ष बड़ा है। जब राघव की उम्र कुछ 25 वर्ष के आसपास थी तो इनके माता पिता चल बसे और पीछे छूट गया भाई और एक छोटी बहन भी थी। अब जब राघव की उम्र 25 वर्ष थी तो उसका मतलब शादी वगैरह तो हो गई, लेकिन उसने बाद में जॉब वगैरह ढूंढी और उसकी सरकारी नौकरी लग गई। लेकिन समस्या ये थी कि तकरीबन 32 वर्ष की उम्र में उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी और 20 वर्ष उसके भाई की जो उम्र हो चुकी थी। अब जो ज़मीन थी इनकी गांव में बहुत बड़ी ज़मीन नहीं थी, और तब तो इनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। समस्या ये थी कि अब इनके जो भाई को है वो गांव छोड़कर जाना पड़ेगा कानपुर में, जो काफ़ी दूर था इनके गांव से। अप डाउन नहीं हो सकता था, लेकिन सरकारी नौकरी थी और उससे इनके घर के हालात बदलने वाले थे।
तो इनका भाई कहता है कि ठीक है, मैं जितना पढ़ना चाहता था उतना मैंने पढ़ लिया है, अब घर गांव में हमारी ज़मीन भी तो कोई देखने वाला होगा, आप तो देख नहीं पाएंगे, तो मैं ज़मीन संभाल लूँगा। हालांकि राघव इस फैसले से खुश तो नहीं थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि घर वो छोड़ना नहीं चाहते थे, पत्नी थी, अब उनका एक बच्चा था छोटा सा, परिवार का पीछे अगर कोई भरण पोषण करते तो पीछे जो मतलब इनका भाई अगर हायर एजुकेशन के लिए और गांव से बाहर उसको जाना पड़ना था, तो किसी भी तरीके से कुछ बन नहीं पा रहा था। अगर गांव छोड़ते तो ज़मीनें बंजर हो जाती, तो अगर ना छोड़ते तो सारा डिस्टर्ब हो जाता था, तो फिर इनको बात माननी पड़ी। सब कुछ ठीक चल रहा था। इनकी जो भाभी हैं वो बड़े प्यार से अपने देवर को रखती थी, माँ के समान प्यार देती थी, उम्र का भी काफ़ी डिफरेंस था, उनका भी कोई 11 वर्ष का तो एटलीस्ट डिफरेंस था। और जो माधव थे वो भी काफ़ी लाडले देवर थे, और उनकी जो छोटी बहन थी एक, वो भी बड़ा, जो भाभी इनकी, इनको प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और तकरीबन कुछ 4 बरस हो चुके थे। उस बीच में इनका आना जाना होता रहता था माधव राघव का बीच में। अब एक बार इनको ना फ़ोन आता है कि आप ना घर आ जाइए, बहुत ज़रूरी काम है। ये कहते हैं कि अरे बताओ तो सही क्या हुआ। कहते नहीं नहीं, आप जल्दी से घर पहुंचिए। अब ये डर गए कि सब कुछ खैरियत तो है। नहीं, मैं कह रही हूँ ना सब खैरियत है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं, लेकिन मैं आपको बात फ़ोन पर नहीं बता सकती, आपको घर आना होगा। अब ये सोचते हैं कि भाई क्या हो गया, तो इमीडिएटली ये छुट्टी लेते हैं और ट्रेन पकड़कर घर पहुंचते हैं। हालांकि जब ये ट्रेन से घर आते थे तो इनके भाई जो है इनको लेने के लिए आ जाते थे, लेकिन अब बात पत्नी से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उससे बात नहीं करनी, तो आप सीधा घर आ जाइए। अब जब ये घर आते हैं तो घर में एक नया चेहरा इनको नजर आता है। एक लड़की काफ़ी सुंदर, और वो बैठी हुई थी माधव के बिल्कुल पास में। अब इनके जो वाइफ थी उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रहा था कि जो भी है कुछ अजीब सी चीज़ हुई है। तो जैसे ही वो आते हैं वो कहने लगते हैं देखो क्या हुआ। अरे माधव ने शादी कर ली। शादी कर ली? अरे कैसे? क्या माधव, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? तो फिर इनकी जो वाइफ है सारी बात बताते हैं कि मुझे पता था कि दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। जो लड़की है उसका नाम माधवी था, और ये मतलब इसके घर वाले बिल्कुल मान नहीं रहे थे। तो मैंने तो ये कहा था कि वे देख, जब तक लड़की के घर वाले नहीं मानेंगे मैं तेरे भैया से बात नहीं करूँगी, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब उसके घर वाले नहीं मान रहे तो हम कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन इन बेवकूफ़ों ने क्या किया, भाग के शादी कर ली। अब जब इन्होंने देखा, हालांकि उनको इस चीज़ से एतराज़ नहीं था कि लव मैरिज हुई है, उनको इस चीज़ से एतराज़ था कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो बड़ा भाई होने के नाते थोड़ा सा डांट डपट करते हैं, और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि भाई अब हमारे पास चारा ही क्या। अब उनको समझ आ चुका था कि मुझे इमीडिएटली इमरजेंसी बुलाने का कारण क्या है, क्योंकि अब बात करनी पड़नी थी लड़की वालों से। सो ये अब लड़की वालों के घर जाते हैं तो बहुत हो हल्ला होता है पहले, लेकिन जो राघव थे बड़े समझदार इंसान थे, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, सरकारी अफसर भी थे। गांव में क्या होता है कि जो ये अफसर्स वगैरह होते हैं ना, इनकी एक अलग ही होती है, रेपुटेशन होती है। तो जब उनको पता लगा था कि हाँ भी एक ऐसे ऑफिसर हैं उसके भाई, तो थोड़े से वो भी लहजा उनका नरम हो चुका था, और इन्होंने वो समझाने में उनको कामयाब रहे कि देखो बात ऐसी है कि गुस्सा तो मुझे भी बहुत है, लेकिन आप ही बताओ हो क्या सकता है, शादी तो हो चुकी है, चलो मान लीजिए कि डिवोर्स हम ज़बरदस्ती करा देते हैं, लेकिन ना लड़का खुश रहेगा ना लड़की खुश रहेगी। अगर शादी ना हुई होती तो मैं आपसे कसम खा के कहता हूँ कि आपकी मर्जी के बिना मैं लड़के को शादी करने ना देता, चाहे उसको मैं मार देता। लेकिन अब सब कुछ हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर इसी में है कि अगर आपको कुछ लग रहा है कि घर में हमारे में कमी है तो आप हमारा घर आके देखिए, और उसके बाद हम हंसी खुशी इनकी शादी कर देते हैं। अभी आपके घर में भी बहुत ज़्यादा गांव में बात नहीं फैली तो इनके भी नहीं फैली, क्योंकि इन्होंने चुपके से शादी कर ली थी, और लड़का यानी कि जो माधव था उसको लेकर घर चला गया था और किसी को बहुत ज़्यादा पता नहीं था। तो फिर इनके पेरेंट्स भी जब घर देखते हैं, अच्छा था, ज़मीन का पता लगता है कि ज़मीन भी है और ये ज़मीन संभालता है बेटा इनका जिससे शादी हुई थी। तो फिर इसके बाद ये कहते हैं ठीक है हम लड़की को लेके जा रहे हैं और उसके बाद हम इसकी शादी कर देंगे। पहले तो संशय था कि कुछ मारने मुरने वाला काम ना हो जाए, वो क्या कहते हैं एक वर्ड होता है ऑनर किलिंग, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लड़की वाले भी चलो समझदार थे, जो हो चुका था। फिर इनकी शादी कर दी जाती है और सब कुछ सेटल हो जाता है। राहत की सांस लेते हैं माधव भी,
और राघव भी। खैर अब इन्होंने वापस भी जाना था, इमरजेंसी लीव ली थी, तो फिर ये वापस चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जो इनकी वाइफ है राघव की, वो थोड़ी सी पुराने ख्यालों वाली लेडी और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर जो माधवी थी वो पढ़ी लिखी थी और नए ख्यालों वाली लड़की थी, और इन दोनों की अब बन नहीं रही थी। अब वो होता था कि भाई गांव में तो कोई जॉब वगैरह करनी नहीं है, तो घर का चूल्हा चौका सारा संभालना है, और दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा काम करती नहीं थी, ज़्यादा समय मोबाइल पर गुजारती थी। तो इन दोनों में चपकलिश चलनी शुरू हो चुकी थी। आए दिन ये लड़ती रहती थी, और जो माधव था उसको ही ज़्यादा परेशानी होती थी। राघव के साथ तो बात करते नहीं थे कि भाई ऐसी समस्या चल रही है। खैर अब क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। इसके बीच में कुछ समय बीच में जब राघव आते तो किसी तरीके का कुछ ऐसा जिक्र नहीं होता, और उसके बाद फिर वही क्लेश शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि एक बार ये होता है कि कुछ दिनों के लिए डिसाइड किया जाता है कि जो माधवी है वो अपने घर जाएगी। तो ये प्लान बना लेते हैं, तो राघव इनको छोड़कर माधव सॉरी इनको छोड़कर आ जाता है, अपनी वाइफ को छोड़ के आ जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और वाइफ दोबारा इनकी वापस आ जाती है। वहीं दूसरी ओर जो राघव थे वो डिसाइड करते हैं कि तकरीबन उनको 2-3 महीने हो चुके थे, और डिसाइड करते हैं कि मैं ना घर जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं हूँ। ऐसे ही मतलब एक सरप्राइज़ देना चाहते थे। लेकिन उसमें ये बात थी कि जो ट्रेन होती थी वो तकरीबन कुछ 11:30-12 बजे के आसपास इनके गांव, अच्छा गांव था, बड़ा गांव था, उसके स्टेशन पे रुकती थी। और उसके बाद फिर इनको आगे इनका भाई लेने आ जाता था। लेकिन अगर मैंने भाई को इन्फॉर्म कर दिया तो सरप्राइज़ कैसा रहेगा। लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि ठीक है, तकरीबन कुछ 1.5 किलोमीटर दूर है। इनका जो घर था वो गाँव से थोड़ा बाहर की तरफ था। जैसे मैंने कहा ना कि बाहर बात इतनी गाँव में फैली नहीं कि ऐसे भगा कर लेकर आया। कहते हैं ना वो डेरे में जैसे कह सकते हैं, उस तरीके का था। एक हिस्सा ज़मीन का उनका, ज़मीन पर इनका घर था, बाकी कुछ हिस्सा ज़मीन का था जो ज़्यादा बड़ा था, जहाँ पर इनका भाई खेती वगैरह करता था। अब ना ये रात के समय में सोचते हैं कि भाई मैं पैदल चला जाऊँगा, और ऐसा कुछ ऐसा था नहीं, और ये अपने स्टेशन से उतरते हैं और उसके बाद चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। कुछ दूरी पर ये जब जाते हैं तो इनको एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चा जैसे बड़ा इन्फेंट हो, यानी कि कुछ 7-8 महीने के आसपास का बच्चा हो, और बड़ी ज़ोर से रो रहा था, जैसे बिल्कुल कराह रहा हो। अब एकदम से डर जाते हैं कि भाई इस समय, रात के समय में बच्चे के रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। तो इधर उधर देखते हैं, झाड़ियों में इनको एक बच्चा पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि ऐसे कोई लापरवाह कितना हो सकता है कि बच्चा फेंक कर चला गया। फिर उसको समझने में इनको इतनी देर नहीं लगती कि हो सकता है कि मतलब बच्चा हो, बिन ब्याही माँ का बच्चा हो और उसने ऐसे छोड़ दिया हो। लेकिन बहुत बुरा किया, यहाँ पर तो जानवर वगैरह भी होते हैं, तो अब ऐसे तो इसको छोड़कर जा नहीं सकते थे। इनको तरस आ जाता है कि फ़िलहाल के तौर पर तो मैं इसको घर लेकर जाऊँ, उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि क्या करना। सुबह सरपंच जी से बात करेंगे कि देखो जी ऐसा बच्चा मुझे रात को मिला था झाड़ियों में, अब वहाँ पर तो मैं बेचारे को छोड़ नहीं सकता था। समय इतना हो चुका था कि रात के समय में किसी को परेशान नहीं कर सकता था, तो इसको देखो क्या करना है। अब ना ये बच्चे को उठाते हैं, और बच्चा जैसे ही ये उठाते हैं तो बच्चा बिल्कुल अचानक से चुप हो जाता है। अब इनको महसूस होता है कि ठीक है, बच्चा बेचारा ज़मीन पर गिरा हुआ था, उसकी वजह से बेचारा महसूस कर रहा होगा। लेकिन जैसे मैंने उसको उठाया तो ये देखते बच्चा बड़ा क्यूट था, और थोड़ी सी उनकी जिसे कहते हैं ना दया भाव जाग जाता है। अब ना ये बच्चे को अपने जैसे पीठ से ऐसे लगा लेते हैं उसको, और आगे चलने लग पड़ते हैं। कुछ देर बाद बच्चा फिर से रोने लग पड़ता है। अब ना ये उसको थपथपाते जा रहे थे कि ना, जैसे लाड़ दुलार करते चलते हैं, ना बेटा ना बेटा ऐसे करते। और क्या होता है कि देखते ही देखते जो वो बच्चा रो रहा था वो बच्चा हंसने लग पड़ता है, अजीब से तरीके से। आवाज़ बच्चों जैसी थी, लेकिन ऐसा कोई बच्चा हंस ही नहीं सकता। और जो उसकी पकड़ थी इनकी गर्दन पर मजबूत हो जाती है। अब ये उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, डर चुके थे कि ये कैसा हो सकता है, और उसकी आवाज़ बड़ी खूंखार, अजीब, खौफनाक होती जा रही थी। ये बिल्कुल डर चुके थे, और ये इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करें क्या ना करें। और इनको थोड़ा सा महसूस हो चुका था कि ये बच्चा तो नहीं है, इन्होंने कुछ गलत चीज़ को पकड़ लिया और अब इनकी जान पर बनाई है। ये बच्चों को ऐसे बिल्कुल छोड़ देते हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, इतनी जान नहीं हो सकती कि वो पकड़े रहे। लेकिन वो ऐसे पकड़ा था, और अब इनको जहाँ पर पकड़ा था वहाँ पर इनको तपिश भी महसूस होनी शुरू हो चुकी थी। सो ये जल्दी से अब घर की तरफ भागना शुरू करते हैं। पहले तो डरते हैं, लेकिन उनको पता था कि गांव में छलावे वगैरह होते हैं, तो ये
मतलब उस अपने आप को संभालते हैं, परमात्मा का नाम लिए बढ़ते जाते हैं और वो बड़बड़ाते जाते हैं, तो घर तक पहुँच, तुझे बताता हूँ, तुझे तेरा क्या हाल का करूँगा। क्या होता है कि एक जगह पे आकर, थोड़े खेत ऊंचे होते हैं, वहां पर अचानक से बच्चा छूटता है, नीचे गिरता है और अंदर की तरफ गायब हो जाता है। इनको इस बात का मालूम हो चुका था कि ये बच्चा तो नहीं था, सीधी सी बात है, कुछ छलावा था, कुछ था। हालांकि इनको कुछ नुकसान तो नहीं हुआ था, ये अपने आप को संभालते हैं और जल्दी से घर जाते हैं, पत्नी से कोई बात नहीं करते। सरप्राइज तो इनके साथ ही हो चुका था, लेकिन चलो फिर भी जैसे होता है। और जो इनका छोटा भाई था माधव, वो खेतों में गया हुआ था, रात को खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद ये सो जाते हैं। अगले दिन जब ये उठते हैं तो इनकी पत्नी कहती है कि मुझे ना कुछ दिनों से बड़ा अजीब सा महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई है मतलब मैं समझा नहीं। अजीब सी किसी के हंसने की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कोई पास से गुजरा है। और ये बात मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब आप आए हैं तो मैंने बता दिया। ये परेशान भी होते हैं, लेकिन कहते हैं तुम्हारा वहम होगा। अब अपनी वाइफ को इन्होंने ये बात तो बताई नहीं कि भाई कल जो मैं चीज़ से निपट कर आया हूँ। अब ना ये छुट्टी लेकर आए थे कुछ 25 दिन के आसपास की, जो इनकी एनुअल लीव होती है, तो इन्होंने बताया नहीं था। ये कहते हैं आराम से घर में मैं खेतों को भी थोड़ा सा देखूंगा। तो जब भाई वगैरह से चलो मिलते हैं, तो फिर कहते हैं कि कुछ दिन भाई मैं खेत देखूंगा। कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होता है कि 3-4 दिन तो इनका भाई जाता है, अब उसके बाद ये रात की ड्यूटी देने जाते हैं और खेतों में जो है सर्दियाँ वगैरह हो चुकी थी शुरू, तो आग जलाते हैं और बैठे हुए थे। ये क्या देखते हैं कि एक आदमी जिनको ये पहचानते नहीं थे, गांव का लग नहीं रहा था, इनकी तरफ बढ़ता जा रहा था, पगड़ी सी बांधी हुई थी और इनके पास आकर बैठ गया और कहता है और भैया मैं बैठ सकता हूँ? कहता हाँ बैठो। आग हाथ सेकने लगा और बातें करने लग पड़ा। कहते मैंने आपको कभी देखा नहीं गांव में। कहता नहीं, मैं पास के गांव का हूँ, तो यहाँ पर मतलब बस मैं ज़मीनों वगैरह का देखने आया था। कुछ भी उसने बहाना बनाया और उसके बाद बातें शुरू हुई और बातें करते करते कहता मुझे वो दोगे, बीड़ी है तुम्हारे पास? अब ये कहता नहीं नहीं मैं बीड़ी नहीं पीता। अरे कैसे आदमी यार बीड़ी नहीं पीते गांव में रहकर? कहता नहीं मैं गांव में नहीं रहता, मैं तो बस यहाँ पर आया हूँ, ऐसे गांव का हूँ, लेकिन मैं काफ़ी देर से बाहर जॉब कर रहा हूँ। तो कहता है छोड़ जाओ गाँव। कहता मैं क्यों छोड़ो भाई? इनको बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई ऐसे कैसे कोई इंसान बोलता है। वो बड़ी अजीब सी हंसी हंस के कहता है और उठ जाता है, छोड़ना तो पड़ेगा ही, और चला जाता है। ये बड़े स्टन रह जाते हैं कि भाई क्या कह के गया है, मैं समझा नहीं, छोड़ना पड़ेगा, चले जाता हूँ, ऐसा अजीब सा लगता है इनको। अब ना 1-2 दिन ऐसे ही होता है कि वही आदमी इनके पास आके बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करते, तो ये कहता रहता है क्या सोचा गांव छोड़ने का, तुम्हारी तो नौकरी है, तुम वहाँ पे जाओ। लेकिन ये कहते हैं भाई मुझसे कोई और बात कर, तू मेरे पर्सनल मामले में क्या दखल दे रहा है, यहाँ पर बैठकर हाथ से गिने तो चलता बन। खैर अब ना ये दिन के समय में पहले अपने भाई से पूछते कि कोई ऐसा आदमी तुझे आता है? कहता नहीं मैं तो, मुझे तो कभी नजर आया ऐसा आदमी। अब अपने यारों दोस्तों से जब मिलते हैं तो उनसे भी बात करते हैं, तो उनका एक दोस्त कहता है अरे भाई कुछ छलावा तो नहीं है? क्योंकि आमतौर पर छलावे बीड़ी वगैरह मांगते हैं और छलावा होगा पक्का। ये अब इतना डरते तो नहीं थे। अब ये भी बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा बच्चा मुझे मिला था, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो। कहते हैं हाँ हो सकता है। कहते हैं यार पता कैसे करें? कहते हैं पता क्या करना है, तू बस एक लोहे की छड़ है, उसको आग में तपाना, और जब वो आएगा तो गलती से जैसे करके उसको टच करा देना। अगर तो वो एकदम तड़फेगा तो फिर वो इंसान है, लेकिन अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो फिर वो छलावा है। अब ये चीज़ इनको ठीक लगती है, रात के समय में ये लोहे की छड़ को तपा देते हो, तो ना कि जिनको हैंडल कर सके, और किसी को लगाएंगे वो थोड़ी देर के लिए तो एकदम हिलेगा। अब वो आदमी आ जाता है एज यूजुअल, फिर वो बीड़ी मांगता है। कहता है भाई आपको बताया तो है बीड़ी नहीं है। बातें करने लग पड़ता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे छोड़ दे ये वो। ये बात सुन सुनते कहते हैं देखना वो क्या चीज़ है। वो आदमी उस तरफ देखने लगता है, छड़ को हल्का सा इसके घुटने पर लगाते हैं, लेकिन बिल्कुल महसूस नहीं होता। अगर कोई नॉर्मल इंसान हो, चाहे जितना मर्जी बहादुर हो, जितना मर्जी हिम्मती हो, उसको लगे तो एक बार दिल मिला जाए। ये जल्दी से पीछे रोड करते हैं, और जब वो आदमी इनकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है, वो कहता है लग गया सच्चाई का पता। वो आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी उसकी। अभी भी कह रहा हूँ छोड़ जा जल्दी से। वो आदमी भागता हुआ अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, शुक्र है कोई छलावा था, निकल गया, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लग पड़ती है, कोई औरत के चिल्लाने की आवाज़ इनको आने लग पड़ती है। वो ज़ोर से रोए जा रही थी और वो आवाज़ इनके पास आती जा रही थी। अब तो ये इतना घबरा चुके थे कि बस ये जल्दी से उठते हैं, बाइक पर बैठते हैं और घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंच जाते हैं तो इनका भाई पूछता है कि भैया क्या हुआ?
तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे ना बुखार बहुत तेज़ हो गया है, तो मैं बस रेस्ट करूँगा। और ये कहता चलो मैं चले जाता हूँ। कहते नहीं नहीं तुम मत जा। कहते क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं नहीं बस मैं वैसे कह रहा हूँ। लेकिन इनके लाख समझाने के बावजूद भी वहाँ पे चले जाते हैं। अगले दिन ये पूछते हैं अपने भाई से कि सब कुछ ठीक था? कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक था। इनको बात बड़ी अजीब लगती है कि सारी चीज़ें मुझे ही क्यों दिखाई दे रही हैं, मेरी ही पत्नी को क्यों दिखाई दे रही हैं, मतलब वो सुनाई दे रही हैं चीज़ें ऐसी। अब ना ये इनको लगता है कि भाई कुछ ना चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, तो अब हम अपनी पत्नी से भी खुल के बात कर देते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो अब उनकी पत्नी कहती है कि चलो ऐसा करते हैं किसी ना तांत्रिक से मिलते हैं। कहते ठीक है मिलते हैं। अगले दिन इन्होंने प्लान बना दिया। रात का समय था। रात के समय में ये आवाज़ लगाती हैं अपनी देवरानी को और कहती है माधवी जरा मेरी बात सुनना। माधवी पास से गुजर रही थी, साड़ी डाली हुई थी। तो जब वो देखते हैं माधवी की तरफ, माधवी धीरे 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 ध्यान इनकी तरफ कर रही थी, लेकिन वो जो भी थी वो माधवी नहीं थी, वो बिल्कुल प्रेतनी थी। लंबे लंबे उसके नाखून, उसको देख के कहती है अभी घर छोड़ जाओ, बुरा होगा बहुत। बस ये देखने की देर थी, इनकी वाइफ तो चीख मारती हैं और धड़ाम गिर जाती हैं। जल्दी देखते देखते सब इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे चुड़ैल नजर आई। अब तो बिल्कुल हद से ऊपर चल चुकी थी बात, पानी सर से ऊपर जा चुका था। तो जैसे तैसे करके ये संभालते हैं, कह रहे तुझे वहम हुआ होगा, क्योंकि ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे कि हमें ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं, और उनको संभालते हैं और इशारा करते हैं कि चुप रह, कल तो जाना ही है तांत्रिक के पास। अगले दिन अब ये तांत्रिक के पास जाते हैं और जब सब पता किया जाता है तो ये तांत्रिक कहता है कि देखो जो भी है तुम्हारे घर का बंदा ही है। अब मैं ऐसे इल्ज़ाम लगा दूंगा तो वो ठीक नहीं होगा। तुम पर किसी ने काला जादू किया है और वो काला जादू ये किया है कि तुम यहाँ पर बस ही ना सको, तुम और तुम्हारा परिवार यहाँ से छोड़कर चले जाओ। कहते हैं हाँ ये तो है, वो जो छलावा जो भी था वो कहते हैं प्रेत था और ये सभी तुम्हें तंग करने पर लगे हैं और ये चाहते हैं कि तुम इस घर को छोड़ दो, इस गांव को छोड़ दो। और क्या तुम्हारे घर वाले नहीं है किसी? वे कहते हैं घर में तो भाई है छोटा, उसकी पत्नी है, मेरी छोटी बहन है और बच्चा है, इनमें से भाई कौन कर पाएगा? कहते भाई देखो नाम लूंगा तो दिक्कत होगी, तुमने एक छोटा सा काम करना है। कहते बताओ। कहते बस तुमने क्या करना है, एक उन्होंने ना पर्ची दी, कुछ लिख कर दिया। कहते शाम जब होगी इसको जलाना शुरू करना है, जिसने भी किया होगा वो घसीटता हुआ इस पर्ची की तरफ आएगा और कहेगा जल्दी इसको बुझाओ, जल्दी बुझाओ। कहते ठीक है। अब शाम के समय में जैसा उन्होंने कहा पर्ची को आग लगाना शुरू करते हैं और अब एक ऊंची ऊंची चीखों की आवाज़ आने लग पड़ी। माधवी जल्दी से इनकी तरफ घसीटते हुए, बिल्कुल जैसे उस तांत्रिक ने कहा था, वो आ रही थी और कह रही थी हाथ जोड़कर प्लीज़ इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको बुझाओ, मैं जल रही हूँ। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। ये जल्दी से इसको बुझाते हैं और पानी वगैरह पिलाते हैं। माधव को बात बता दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि घर का वो कहा था कि ऐसे ऐसे हमने पता किया, उसे तांत्रिक जी ने ये चीज़ लाने के लिए कही है। लेकिन अब सच सबके सामने आ चुका था। माधवी की आंखें झुकी हुई थी, आंखों में आंसू थे। वही दूसरी ओर माधव, उसका गुस्सा हद से पार था। वो तो बस निकाल देना चाहता था कि तूने ऐसा किया क्यों, मेरे भैया भाभी जो मेरे माँ बाप समान हैं क्यों किया। फिर माधवी सारी सच्चाई बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे चिढ़ थी अपनी जेठानी थे, और जब मैं अपने घर गई तो मेरी माँ से बात हुई तो माँ ने पूछा कि जो ज़मीन है वो किसकी है, तो उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों की। तो फिर उसने कहा कि छोटी सी तो ज़मीन है, वो भी आधी उसकी होगी, उसकी तो सरकारी नौकरी है, कल को रिटायर होकर ज़मीन भी ले लेगा, तेरे हाथ क्या आएगा, तेरे परिवार के हाथ क्या आएगा, तेरे बच्चों के हाथ क्या आएगा, छोटा सा टुकड़ा जहाँ पर बड़ी मुश्किल से तुम घर ही बना पाओगे तो कमाओगे क्या। उन्होंने मुझे ब्रेन वॉश कर दिया और उन्होंने कहा कि चल कुछ करते हैं जिससे तेरे जो भैया भाभी हैं उनका कुछ बुरा होगा। हम किसी तांत्रिक के पास गए तो तांत्रिक ने कहा कि क्या करना है, मारण क्रिया करनी है जिससे ये सब मर जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ करना है कि ये छोड़कर भाग जाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मारना नहीं है मुझे, ऐसा नहीं है कि इनके साथ लगाव नहीं है, लेकिन मैं अब अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, तो आप ये रास्ता अपनाइए कि ये भाग जाए। तो फिर उसने कुछ प्रेत छोड़े और कुछ मीठा वगैरह दिया जो मैंने बहाने बहाने से आपको और भाभी को खिलाया, और उसके बाद जो हुआ आपके सामने ही है। हालांकि राघव का गुस्सा भी चरम पर था, लेकिन वो समझ सकता था कि माधवी तो अभी बच्ची है, कहने का मतलब कि उतनी बड़ी नहीं है, असली तो कल्प्रिट उसकी माँ है। माधवी
को माधव कह देता है कि भाई तू तो अब घर से बाहर निकलेगी, तुझे मैं नहीं रखूंगी। अब वो तरले मिन्नतें डालती है, प्यार तो करती थी। बहुत तरले मिन्नतें करने के बाद फिर ऐसा होता है कि बहाने से इनके माता पिता को घर पे बुलाया जाता है और फिर माधवी सब कच्चा चिट्ठा खोल देती है अपने पिता के सामने। इसके पिता बहुत गुस्सा होते हैं अपनी पत्नी पर और तरले मिन्नत करते हैं कि देखो हम बहुत शर्मिंदा हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत गाली गलौज करते हैं अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ। और उसके बाद फिर जाकर कहीं मामला ठंडा पड़ता है और माफ़ी वगैरह मांगते हुए वापस आ जाते हैं अपने घर में। और उसके बाद आज तक माधवी के बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, इनका जो मतलब बच्चा है वो भी बड़ा हो चुका है और सब ठीक है, कभी नहीं। माधवी ने अपने आप को बदला और इनकी वाइफ ने भी अपने आप को बदला, क्योंकि फिर उनको भी समझाया गया इनके द्वारा, राघव के द्वारा, कि ज़माना बदल चुका है, इतनी नहीं नुक्ताचीनी की जा सकती, तो अब अपने आप को भी बदलो। दोनों ने समझा और दोनों का परिवार खुशहाल बना। बात तो सिर्फ समझने की होती है। बचपने में आकर, किसी की बातों में आकर लोग क्या क्या नहीं कर जाते और क्या क्या अंजाम होता है, क्या क्या अंजाम हो सकता है। खुदा ना खास्ता कोई हानि हो जाती तो गया हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। रह जाती हैं तो सिर्फ यादें या सिर्फ पछतावा जो हमने कर दिया होता है। उम्मीद है कि ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक की संख्या भाई बहुत कम हो चुकी है, हाइप भी कम हो चुकी है। इसमें गलती तो आपकी है नहीं वैसे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता चैनल में थोड़ा सा पॉज लगा था। ऑल दो मैंने डेली का अपलोड तो रखा, लेकिन उसमें पुराने वीडियोस थे जो क्लिपिंग की। ऐसा नहीं है कि मैंने री अपलोड किया, लेकिन क्लिपिंग का मतलब कि उसके कुछ पार्ट्स जो चलते रहे। और उसमें हालांकि एक पॉजिटिव था कि भाई बहुत से अपने रेगुलर व्यूअर्स ने भी वो पुराने किस्से ने सुने थे, जिससे उनको सुनने को मिले। तो आप सबसे गुजारिश है कि अब अपना फिर से रूटीन शुरू कर दीजिए, वीडियो को लाइक करने की, कमेंट करने की। और अब बताइए कि माधवी जो है, हालांकि किया तो उसने गलत, लेकिन क्या सारी की सारी गलती माधवी की थी या फिर राघव की वाइफ की भी उतनी ही गलती थी कि वो समझ नहीं पा रही थी? क्या माधवी ने जल्दबाजी की या बचपना किया, ये आप ज़रूर बताइएगा। और पहला किस्सा, उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि राहुल जैसे बदतमीज़ लोगों का ऐसा ही असर होना चाहिए या फिर उन्हें भी कोई सुधरने का मौका मिलना चाहिए। ये सभी चीज़ों का इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में। आज के किस्से को यहीं पे विराम लगाते हैं, लेकिन फिर से विराम लगाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो मेंबरशिप प्लान है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको वो पड़ेगा। और सुनने को मिलेंगे बहुत से किस्से जो इस चैनल पर तो रहेंगे, लेकिन हर एक को सुनने को नसीब नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ उसको सुनने को मिलेंगे जो इस मेंबरशिप को ज्वाइन करेगा। एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलेगा। तकरीबन 16 के करीब तो अपलोड हो चुकी हैं वीडियोस। आगे भी ये चलता रहेगा सिलसिला और हम आगे भी मिलकर ग्रो करते रहेंगे। यही था आज के किस्से का सारा सार। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।